नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और डेली करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में हम द हिंदू समाचार पत्र में आज का जो हिंदू का समाचार पत्र था उसमें जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा एनालिसिस है उस पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर जो भारत में हमारे जो इंडियन कोर्ट्स हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वहां पर जो केसेस पेंडिंग है इसको लेकर के काफी अच्छा डेटा जो है द हिंदू के पेपर में आया। और उसी न्यूज को हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं कि आखिर वो क्या कारण है कि जिसके कारण इंडियन कोर्ट्स में जो है लाखों की संख्या में जो मामले हैं वो पेंडिंग है, उसके पीछे का रीजन क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड यानी कि आगे का राह क्या हो सकता है। तो अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से हमें कुछ डेटा मिल जाते हैं जो ये प्रूफ करते हैं किस तरीके से और क्यों हमारे इंडियन कोर्ट्स में कुछ केसेस जो है लंबे समय से पेंडिंग है। जो पेंडिंग मामले हैं उनकी संख्या इतनी बड़ी क्यों है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज का सेशन का टॉपिक क्या है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेंडेंसी ऑफ इंडियन कोर्ट्स। ठीक है ना। तो केसेस की यहाँ पर बात हो रही है। तो लॉन्ग वेट फॉर द जस्टिस, और आज के द हिंदू पेपर में जो है इसको लेकर के डेटा आया है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज का द हिंदू इसको आप लोग जरूर जाकर के घर में पढ़ेंगे। इसके सारे जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो मैं यहाँ पर आपको पीडीएफ में बता दूंगा। तो इस पर हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि किसी भी देश में किसी भी देश के नागरिक अपनी जुडिशियल सिस्टम में तभी भरोसा करते हैं जब उन्हें जस्टिस जो है टाइमली मिले और सही मिले। तो यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि टाइमली जस्टिस इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इन द लीगल सिस्टम। तो अगर आप जो जस्टिस है टाइमली डिलीवर कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि उसके कारण आप देखोगे जनता का जो विश्वास है वो न्याय व्यवस्था यानी कि आपकी जो लीगल सिस्टम है उसमें क्या होता है, बढ़ता है। और नहीं, अगर आप टाइमली जस्टिस नहीं दे रहे हैं, जस्टिस पाने में काफी लंबा समय लग रहा है, तो हम सभी जानते हैं ना कि एक फ्रेज हम लोग बार बार यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। यानी कि अगर जस्टिस यानी कि न्याय अगर देरी से दिया जाए तो वो न्याय नहीं करने के क्या है, बराबर होता है। और इसीलिए किसी भी सिस्टम में, किसी भी देश के जुडिशियल सिस्टम में अगर आप देखोगे कि अगर जस्टिस टाइमली दिया जा रहा है, टाइमली डिलीवर किया जा रहा है, तो उसको सही माना जाता है। और जहां पर भी ज्यादा टाइम लगता है उसमें आप देखोगे कि जनता का विश्वास फिर न्यायालयों से क्या है, उठने लगता है। और फिर जनता जो है न्यायालयों की तरफ कम जाती है। और आप देखोगे कि कुछ समय पहले जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी इस पूरे के पूरे जो कमी है एक तरीके से हमारे जुडिशियल सिस्टम की, कि जस्टिस जो देने में हम लोग काफी देरी करते हैं, इसकी ओर क्या किया था, ध्यान दिलाया था। और उनका ये कहना था कि अगर हम जस्टिस टाइम पर नहीं देंगे तो एक तरीके से जनता जो है वो फिर न्यायालयों का तरफ रुख नहीं करेगी न्याय पाने के लिए। और जिसको यहाँ पर आप देखोगे प्रेसिडेंट ने कहा था कि सीधे सीधे कि प्रोलॉन्ग डिले ऑफ्टन डिटर पीपल फ्रॉम अप्रोचिंग कोर्ट्स, यानी कि अगर हम लंबे समय में न्याय कर रहे हैं तो जिसके इसके कारण क्या होता है कि जो आम लोग हैं वो अदालतों में जाना नहीं चाहते। और इसको उन्होंने एक नाम दिया था जिसको कहा था ब्लैक सिंड्रोम। ठीक है ना, ब्लैक सिंड्रोम। तो ऑलरेडी आप देखोगे कि उच्चतम स्तर पर भी हमें पता है कि जो हमारे न्यायालय हैं वहां पर जो केसेस की पेंडेंसी है वो काफी ज्यादा है और न्याय मिलने में हमें काफी देर होता है। तो इसी को समझाने के लिए आप देखोगे द हिंदू ने, क्योंकि आप ये कह दोगे कि हमारे देश में लंबे समय में न्याय मिलता है या फिर बहुत सारे केसेस क्या है न्यायालयों में पेंडिंग है, तो इससे काम नहीं चलेगा। यूपीएससी का अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो वहां पर आपको डेटा देना पड़ता है और ये डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इस पूरे के पूरे न्यूज को हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। जैसे अगर आप अनअकैडमी का ऑफलाइन का पटना सेंटर, और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस यहाँ पर एक बैच को हम लोग ज्वाइन करें, तो आपको ध्यान रखना है कि 5 अगस्त से जो है एक नया यूपीएससी का बैच यहाँ पर लॉन्च हो रहा है। तो आप सभी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी इस बैच में एडमिशन लेगा उसे जो है 35% तक का जो ऑफ यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। ओके,
तो ये पहला न्यूज था जिसको कि आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा अनअकैडमी का वेबसाइट है वहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आपको उपलब्ध हैं। जैसे अगर आप हमारे वेबसाइट को विजिट करते हैं तो मंथली जो करंट अफेयर्स के जो पीडीएफ हैं, जो नोट्स हैं, वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आप वीकली समाचार पत्र विश्लेषण यानी कि जो एनालिसिस के नोट्स चाहते हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहते हैं, फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये सभी सुविधाओं का लाभ यहाँ पर आप उठा सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा इंफॉर्मेशन है वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 2026 में प्रीलिम्स देने वाले हैं तो आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रख करके टेस्ट सीरीज यहाँ पर शुरू किया जा चुका है। यानी कि अगर आप चाहें तो हमारा जो प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको ये ध्यान में रखना है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध रहेंगे। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं, अटेम्प्ट लेने वाले हैं, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एक सुविधा है जो हमने लॉन्च कर रखी है। तो ये 3 इंफॉर्मेशन आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अपने न्यूज के। तो हमारा न्यूज क्या था कि जिस तरीके क्यों और किस तरीके से आप देखोगे हमारे देश में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, वहां पर आप देखोगे लंबे समय से काफी सारे मामले जो है क्या है लंबित चल रहे हैं। और इसको लेकर के डेटा क्या कहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको कि आपको ध्यान रखना है। क्या कहा जा रहा है कि ओवर 86,700 केसेस आर पेंडिंग इन दी सुप्रीम कोर्ट। तो साफ साफ यहां पर आप देखोगे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में 86,000 से ज्यादा जो केसेस हैं वो क्या हैं, पेंडिंग है। ये सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ डेटा है, इस डेटा को आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिएगा। इसके अलावा क्या कहा जा रहा है कि 63.3 लाख केसेस आर पेंडिंग इन व्हाट, हाई कोर्ट, एंड 4.6 करोड़ केसेस इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट। और अगर इन सभी को मिला दोगे द टोटल नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस इन इंडिया अमाउंट्स टू मोर देन 5 करोड़। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, 5 करोड़ से ज्यादा जो केसेस हैं, अगर हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं सभी को मिला करके देखें तो हमारे देश में 5 करोड़ से ज्यादा केसेस क्या हैं, पेंडिंग हैं। और यही बताता है कि ये मामला जो है कितना सीवियर है। तो 5 करोड़ ऐसे केसेस जो कि क्या है, पेंडिंग है, और ये संख्या धीरे धीरे और बढ़ रही है। इससे पहले मुझे याद है कि 1 साल 1.5 साल पहले भी मैंने इस टॉपिक पर क्लास लिया था, डिस्कस किया था। उस समय हम लोग 4.5 4.7 करोड़ बताते थे, और आज जो है हम लोग 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग की सूचना आपको दे रहे हैं। तो ऑलरेडी आप देखोगे समय के साथ साथ ये पेंडिंग केसेस घट नहीं रहे हैं, बल्कि इनकी संख्या क्या हो रही है, और बढ़ रही है। तो ये डेटा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको कि आपको क्या करना है, जरूर नोट डाउन करना है, जो बताता है कि जो पेंडिंग केसेस की समस्या हमारे देश में कितनी विकराल या कितनी सीरियस हो चुकी है। तो क्या डेटा क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस इन इंडिया अमाउंट टू मोर देन 5 करोड़। ओके, अब इसे आप देखोगे कि यहां पर भी दिखाने का प्रयास किया है, द हिंदू ने इसको क्या किया है, अच्छे तरीके से एनालाइज किया है कि कहां पर कितने केसेस जो हैं पेंडिंग है। और द हिंदू ने क्या किया, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस को अलग अलग किया। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखोगे तो कितने, क्योंकि यहां पर यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि आखिर जो मामले पेंडिंग है वो कैसे मामले हैं। क्या सिविल केस में न्याय में देरी हो रही है, या फिर जो क्रिमिनल केसेस हैं वहां पर न्याय में क्या हो रहा है, देरी हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि 0.006 एंड 0.001, मतलब क्या है, यहाँ पर सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस की बात हो रही है। अच्छा, हाई कोर्ट में अगर आप देखोगे तो ज्यादा मामले जो पेंडिंग है वो क्या है, सिविल केसेस हैं। क्रिमिनल केसेस विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, सिविल केसेस क्या है, कम है। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट को देखते हो तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो क्रिमिनल केसेस हैं, है ना, नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस अक्रॉस द कंट्री, तो क्या बोल रहा है, यहां पर आप देखोगे जो क्रिमिनल केसेस की जो पेंडेंसी है वो क्या है, ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, सिविल केसेस। तो थोड़ा सा और तोड़ करके यहां पर इन्होंने एनालाइज किया है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आखिर सिचुएशन कैसा है, कहां पर कौन से केसेस ज्यादा पेंडिंग है। तो जैसे आप हाई कोर्ट में देख रहे हो
तो हाईकोर्ट में क्या कहा जा रहा है कि जो सिविल केसेस हैं वो ज्यादा टाइम ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, क्रिमिनल केसेस। लेकिन अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं तो जो क्रिमिनल केसेस है उसमें आप उनकी जो पेंडेंसी है विथ रिस्पेक्ट टू सिविल केसेस क्या है, ज्यादा है। तो थोड़ा सा इसको भी आप लोग इस एक तरीके से देख लेंगे। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आखिर रीजन क्या है, कि what is the reason for the pendency of cases, such a large amount of cases are pending in Indian courts। यानी कि इतनी बड़ी मात्रा में आप देखोगे केसेस क्या है जो पेंडिंग है हमारे कोर्ट्स में, इसके पीछे का रीजन क्या है। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि इसमें है ना स्ट्रक्चरल बोटलनेक से लेकर के प्रोसीड्यूरल डिले से लेकर के सिस्टमेटिक कॉन्स्टेंट सभी क्या है एक तरीके से भागीदार हैं। लेकिन एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो इतने बड़े संख्या में जो मामले पेंडिंग है इसके पीछे का मेन रीजन क्या है। और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आखिर क्यों इतने केसेस हमारे देश में पेंडिंग होते हैं। और कोई एक कारण नहीं हो सकता इसका, इसके बहुत सारे कारण हैं जिसको मैंने यहाँ पर एक एक करके आपको समझाने का काम किया है। जैसे यहाँ पर जो पहला कारण है वो क्या है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोर्ट स्टाफ। बिल्कुल, आप देखोगे हमारे कोर्ट के बारे में ये कहा जाता है कि वहां पर जो बुनियादी ढांचा है यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनएडिक्वेट है यानी कि अपर्याप्त है। और इसके साथ साथ जो कोर्ट स्टाफ है उनकी संख्या में भी क्या है, कमी है, जिसके कारण उन पर जो वर्कलोड है वो काफी ज्यादा होता है। और ये बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण भारी संख्या में जो केसेस है वो हमारे न्यायालयों में क्या है, पेंडिंग है। तो फर्स्ट जो आपका क्या है रीजन है वो क्या है, इन एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोर्ट स्टाफ। ठीक है, चुनौतियों को अगर आप समझ जाते हैं तो आप इसके समाधान को आसानी से लिख सकते हैं। तो आखिर किस कारण से पेंडेंसी है, तो पहला क्या है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोर्ट स्टाफ। दूसरा क्या बोला जा रहा है, कॉम्प्लेक्स केस फैक्ट्स। किसी किसी जो केस है उसमें जो तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्योंकि देखिए हमारा जो लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो क्या कहता है, हमारा जो पूरा का पूरा लीगल सिस्टम इस बिना पर काम करता है, इस आधार पर काम करता है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे देरी तो होती है लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है जिसमें बेगुनाहों को हम बचाने का काम करते हैं, उनको सजा नहीं देते। तो कहीं ना कहीं अगर कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स हैं किसी केस में तो आप देखोगे वहां पर जस्टिस होने में काफी लंबा समय लग जाता है। तो दूसरा जो हमारा रीजन है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स केस फैक्ट्स। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, द नेचर ऑफ एविडेंस एंड द डिग्री ऑफ कॉपरेशन फ्रॉम की स्टेक होल्डर्स। तो जो एविडेंस हैं किसी किसी केसेस में वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। और दूसरा कि अगर आप किसी भी केस में अगर आप देखोगे जो कॉपरेशन बहुत जरूरी है फ्रॉम द की स्टेक होल्डर्स, यानी कि जो गवाह हैं, जो संस्थाएं हैं, उनके बीच में कॉपरेशन अगर अच्छा है तो आप देखोगे सुनवाई बहुत ही तेजी से होती है। अगर कॉपरेशन नहीं है तो सुनवाई में क्या हो जाता है, काफी देरी। तो ये भी एक रीजन है जिसके कारण आप देखोगे कई सारे केसेस बहुत लंबे समय तक क्या है, चलते रहते हैं, पेंडिंग रहते हैं। नेक्स्ट रीजन क्या है, डिलेज आर एक्सकर्बेटेड बाय द लैक ऑफ मैंडेट टाइमलाइन फॉर डिफरेंट केस टाइप। इसका मतलब क्या है, हमारे देश में आप देखोगे अलग अलग जो केसेस हैं, जैसे कोई क्रिमिनल केस है, कोई सिविल केस है, सिविल केसेस में भी बहुत सारे टाइप के केस होते हैं, क्रिमिनल केस में भी बहुत सारे टाइप के केस होते हैं। हमारे जो कानून है उसमें हमने कोई टाइम लिमिट सेट नहीं किया है कि आखिर जो क्रिमिनल केस होगा उसको कितने समय में हमें क्या करना है, निपटारा कर देना है। जो सिविल केसेस होंगे उनको 2 साल या 3 साल से ज्यादा हम नहीं चलाएंगे, हम 2-3 साल में क्या कर देंगे, निपटारा कर देंगे। इस तरह का जो मैकेनिज्म है उसका हमारे देश में क्या है, कमी है। तो कोई एक केस है वो 15-15 साल से क्या है, चल रहा है। तो अगर मान लीजिए भ्रष्टाचार का मामला है, अगर मर्डर का मामला है, अगर जमीन का विवाद है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम हर केस के लिए एक टाइम लिमिट सेट कर दें कि इस टाइम लिमिट के अंदर इस तरह के केसेस का निपटारा हो जाना चाहिए। आपको याद होगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस जो छोटे मोटे हैं, जैसे आपने बिजली चोरी की और उसका केस आप पर चल रहा है, ये केसेस कभी कभी आप देखोगे 5-5 साल पुराने हैं। जबकि इनके लिए अगर हम नियम बना दे कि ऐसे केसेस को आप 2-3 महीने में क्या कर दोगे, निपटारा कर दोगे, तो आप देखोगे लाखों केस तो सिर्फ ये हैं जिस पर सरकार ने केस रख कर रखा है लोगों पर, तो उसने बिजली चोरी की या फिर सरकारी संपत्ति को क्या पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया।
तो कहीं ना कहीं इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि हमें लैक ऑफ मैंडेट टाइमलाइन फॉर डिफरेंट केस टाइप। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, रीजन है। इसके अलावा क्या कहा जा रहा है कि इसके अलावा क्या है, फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट। तो आप देखोगे कोर्ट की प्रोसीडिंग फ्रीक्वेंटली क्या होती है, एडजर्न होती है, नया नया तारीख मिलता रहता है, ठीक है ना, इसके कारण भी देरी होती है। वीक मैकेनिज्म टू मॉनिटर ट्रैक एंड बंडल केसेस फॉर हियरिंग। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मामलों की निगरानी, ट्रैकिंग और सुनवाई के लिए उन्हें समूहबद्ध करने की कमजोर व्यवस्था। मतलब वीक मैकेनिज्म टू मॉनिटर ट्रैक एंड बंडल केसेस फॉर हियरिंग। इसके अलावा क्या कहा जा रहा है कि अ मेजर कंट्रीब्यूटर इन द इज द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव केस मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग सिस्टम। तो केस मैनेजमेंट मतलब अगर एक केस की सुनवाई आज हुई तो उसका नेक्स्ट हियरिंग कितनी जल्दी हम बुला सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा जो केस मैनेजमेंट सिस्टम है उसको हमें ठीक करना होगा। अभी क्या होता है कि एक केस की सुनवाई आज हुई, अब उसका जो तारीख है वो 6 महीने के बाद आ रहा है, साल भर के बाद आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगी, उसको खत्म करने में आपको सालों का समय लग जाएगा। और इसलिए कहा जा रहा है कि हमारे पास एक इफेक्टिव केस मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग सिस्टम की क्या है, कमी है। इसलिए जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, देरी का सामना हमें करना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप किसी एक चीज पर जो है ठिकरा नहीं पोड़ सकते कि इस कारण से हमारे देश में केसेस की पेंडेंसी बहुत ही ज्यादा है। तो नंबर ऑफ स्टाफ से लेकर के, नंबर ऑफ जजेस से लेकर के, जो मैकेनिज्म की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं उनमें कमी के कारण आप देखोगे हमारे देश में जो केसेस की पेंडेंसी है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो रीजन मैं आपको बताता जा रहा हूं, इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर आपको चर्चा करना पड़ जाए कि आखिर वो क्या कारण है, जिसके कारण, व्हाट इज द रीजन, जिसके कारण जो है पेंडेंसी ऑफ केसेस इंडियन कोर्ट्स में काफी ज्यादा है, तो आपको यहाँ पर सारे पॉइंट्स क्या करने होंगे, वहां पर लिखने होंगे। इसके अलावा आप देखोगे, ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो द हिंदू ने इसको बताने का काम किया है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में आप देखोगे एज क्रिमिनल सिविल केस और क्रिमिनल केस, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक साल के अंदर कितने परसेंट सिविल और क्रिमिनल केसेस है जिसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर देता है, निपटारा कर देता है। सुप्रीम कोर्ट के मामले में क्या कहा जा रहा है कि विद इन 1 ईयर, तो जो भी मामले सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट, मान लीजिए सिविल केसेस की बात हो रही है, तो अगर 100 मामले आए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, तो मात्र 67.7% मामलों को सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, एक साल के अंदर उसका निपटारा करता है। बाकी के जो केसेस हैं वो या तो 1 से 5 साल के भीतर वो निपटारा करता है, या फिर कुछ मामलों में ये 5 साल से ज्यादा भी चले जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे अच्छा, क्रिमिनल मामलों में क्या बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए 100 मामले आ रहे हैं, तो सिर्फ 79% जो मामले हैं वो एक साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसको क्लियर करता है। बाकी के जो मामले हैं वो आपको या तो एक साल से ज्यादा का समय लेते हैं, और 5 साल से ज्यादा समय कितना, 7.3%। तो इसको जरा पेपर से आप आसानी से क्या करेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या बता रहा है, बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट जो है क्रिमिनल केसेस को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर 100 मामले आ रहे हैं एक एक साल हाई कोर्ट के पास, तो उन 100 मामलों में से 85 जो मामले हैं वो हाई कोर्ट 1 ईयर के अंदर क्या कर दे रहा है ना, उसका निपटारा कर दे रहा है। बाकी जो 15% जो मामले हैं वो एक साल से ज्यादा का समय ले रहे हैं। लेकिन अगर हम सिविल केस की बात करें तो ये प्रतिशत मात्र कितना है, 64% के आसपास। यानी कि 100 मामलों में से सिर्फ 64 मामले ऐसे हैं जिसको कि हाई कोर्ट जो है एक साल के अंदर क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है। तो ये भी थोड़ा सा आपको देखना होगा। जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो आप देखोगे कि जो क्रिमिनल केसेस हैं वो 80% क्रिमिनल केसेस को एक साल में क्या कर रहा है, वो कंप्लीट कर दे रहा है, यानी कि उसमें न्याय दे दे रहा है। हाई कोर्ट में भी अगर आप देखोगे जो क्रिमिनल केसेस हैं उनमें से 85% केसेस को वो क्या कर रहा है, एक साल में निपटारा कर दे रहा है। लेकिन जैसे ही आप आते हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और सबोर्डिनेट कोर्ट में, यहाँ पर दिक्कत आपको शुरू हो जाएगी। क्या बोला जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट और सबोर्डिनेट कोर्ट में वैसे केसेस जो एक साल के अंदर वो क्या कर रहा है,
न्याय उसमें दे देता है, तो उसमें अगर रेड कलर क्या है, सिविल केस। तो अगर आप देखोगे जो सिविल मामले किसके पास आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास और सबोर्डिनेट कोर्ट के पास, उन 100 मामलों में से आप देखोगे मात्र 38 मामले ही जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबोर्डिनेट कोर्ट है ना, मात्र 38% मामले ही क्या करता रहा है, एक साल के अंदर वो क्या कर रहा है, न्याय दे रहा है। बाकी के सभी मामले में आप देखोगे कि एक साल से ज्यादा का समय ले रहा है। और आपको देख करके ताज्जुब होगा कि 20% ऐसे मामले हैं जो कि क्या है, सिविल मामले हैं, उनमें आप देखोगे कि 5 साल से ज्यादा का समय लेता है कौन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसमें क्या करने के लिए, न्याय देने के लिए। और यहां पर आप देखोगे अगर क्रिमिनल केसेस की बात करें तो 100 में से 70% जो केसेस हैं वो एक साल के अंदर सबोर्डिनेट कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या कर दे रहा है, निपटारा कर दे रहा है। बाकी के मामलों में आप देखोगे एक साल से ज्यादा का समय लगता है। तो जो डेटा है ना उसको एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो हमने रीजन हम लोग जान रहे थे कि आखिर वो क्या क्या रीजन है जिसके कारण जो है कोर्ट में जो केसेस की पेंडेंसी है वो ज्यादा है। और एक रीजन जो सबसे महत्वपूर्ण है और वो क्या है कि हमारे, है ना, कोर्ट में जजेस की कमी। तो एक और बहुत ही क्या है ना, कि जो मेजर रीजन हम कह सकते हैं जिसके कारण हमारे जो कोर्ट में जो केसेस की पेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है, वो क्या है कि सैंक्शन एंड द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ जज में क्या गैप। तो क्या है, ये सबसे मेन रीजन है, सबसे मेन रीजन हम लोग कह सकते हैं। ऐसे तो सभी रीजन मेन है, लेकिन सबसे मेन रीजन में ये कहा जाता है कि जो मेजर सिस्टमेटिक कॉज ऑफ जुडिशियल डिले है इज द परसिस्टेंट गैप बिटवीन द सैंक्शन एंड द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द जज अक्रॉस द कंट्री। तो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, है ना, इन सभी में आप देखोगे जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, मतलब जितने जज होने चाहिए और जितने जज की संख्या है उसमें आपको गैप देखने को मिलेगा। और ये परसिस्टेंट गैप है, मतलब लंबे समय से आप देखोगे कि ये गैप चला आ रहा है और ये गैप बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। और इसके कारण आप देखोगे कि जजेस के ऊपर काफी बोझ है ना, और जिसके कारण वो क्या करते हैं, कम केसेस को एक दिन में सुन पाते हैं। जितने ज्यादा जज होंगे उतनी ही ज्यादा वो क्या करेंगे, मामलों को सुन पाएंगे और उतनी ही ज्यादा मामलों में क्या दे पाएंगे, न्याय दे पाएंगे। और ये हम सिर्फ कहने से हमें समझ में नहीं आएगा। इसको लेकर के द हिंदू ने क्या किया, डेटा यहाँ पर रिलीज किया और क्या कह रहा है, एनालिसिस उसका क्या कह रहा है। अगर आप देखोगे तो इंडिया जुडिशरी फंक्शन एट 79% ऑफ इट्स कैपेसिटी। यानी कि अगर 100 जज सैंक्शन किए गए हैं तो मात्र हमारे सिस्टम में 79 जज हैं। यानी कि जितना होना चाहिए सैंक्शन स्ट्रेंथ उसमें आप देखोगे कि 21% की साफ साफ कमी दिखाई दे रही है, साफ साफ कमी दिखाई दे रही है। ठीक है ना, क्या कहा जा रहा है कि अगर आप देखोगे कि जो टोटल पोस्ट है हमारे देश में जजेस की, वो लगभग कितने हैं, 26,927, 26,927 जज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है मिलाकर के होने चाहिए। उनमें से अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग 5,500 से ज्यादा जो पोस्ट है जजेस के वो क्या हैं, वैकेंट हैं। और यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि जो हम लोग जो है सैंक्शन स्ट्रेंथ और जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है उसमें 21% का गैप आपको साफ साफ देखने को मिलेगा। तो ऑलरेडी हमारे देश में जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, यानी कि जितने जज को हम लोग, जितने जज होने चाहिए उससे कम जज हमने सैंक्शन कर रखे हैं। और उनमें भी अगर वैकेंसी होगी तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण हमारे देश में जो केसेस हैं वो लंबे समय तक चलते रहते हैं या फिर पेंडेंसी उनकी क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीजन है जिसको कि यहाँ पर समझाने का काम किया गया है। मैं और डेटा आपको दूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है आपको देखने के लिए। लेकिन क्या कहा जा रहा है, अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो क्या कहा जा रहा है कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबोर्डिनेट कोर्ट को सिर्फ देखें तो वहां पर आप देखोगे जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, वहां पर आप देखोगे कि जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो कितना है, 25,771। इसका मतलब है कि हमारा अगर देखा जाए डिस्ट्रिक्ट और सबोर्डिनेट कोर्ट में जहां पर सबसे ज्यादा क्या है, केसेस जाते हैं,
तो ये 25,771 जज वहां पर सैंक्शन है। और आप देखोगे कि इसका मतलब होता है कि हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट के स्तर पर देखा जाए तो प्रति 10 लाख आबादी पर 18 जज दिए गए हैं। प्रति 10 लाख आबादी पर 18 जज। और अगर आप देखोगे कि इसमें तो क्या है, वैकेंसी है ना, ये तो पूरे, ये तो सैंक्शन है, लेकिन अगर एक्चुअल देखा जाए तो जज क्या है, जजों की संख्या इसमें से काफी कम है, क्योंकि कुछ पोस्ट क्या है, वैकेंट है। और वैकेंसी के कारण एक तो ऑलरेडी बहुत ही कम है, प्रति 10 लाख आबादी पर कितने जज, 18 जज। लेकिन अगर देखा जाए, वैकेंसी देखा जाए, तो इसके कारण क्या हो जाता है, प्रति 10 लाख आबादी पर सिर्फ हमारे देश में 15 जज क्या है, उपलब्ध हैं। और इसके कारण भी आप देखोगे सब जजेस पर बहुत ज्यादा क्या है, प्रेशर है काम का। और इसलिए नंबर ऑफ केसेस जो पेंडिंग है सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उनकी संख्या करोड़ों में है ना, करोड़ों में है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये, प्रति 10 लाख आबादी पर 18 जज हमारे देश में जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, और जो एक्चुअली में कितना है, 10 लाख में 15 जज क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी जो है एक तरीके से कमी है, जिसको कि हमें दूर करने की आवश्यकता है। ठीक है ना, ये चीजें यहां पर ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पर एक चार्ट जो है डेटा दिया किसने, द हिंदू ने। और वो बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितने परसेंट जो जजेस के पोस्ट हैं वो क्या है, वैकेंट हैं। तो परसेंटेज ऑफ वैकेंट पोस्ट जजेस अक्रॉस द कोर्ट, तो आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट में है ना 3% के करीब जो वैकेंसी है वो देखने को मिल रही है। लेकिन ये हाई कोर्ट की वैकेंसी काफी बड़ी है। तो हाई कोर्ट में जितने जज होने चाहिए उसके हिसाब से देखा जाए तो 33% वहां पर क्या है, वैकेंसी है। यानी कि 33% कम जज में हाई कोर्ट क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और वही हाल किसका है, डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट का। क्या कहा जा रहा है, सैंक्शन स्ट्रेंथ में जितने जज होने चाहिए उससे 20% लगभग कम जज जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट में हम काम कर रहे हैं। यानी कि 20% सीटें क्या है वहां पर वैकेंट हैं। और हाई कोर्ट में कितना, तो 33% सीटें क्या है, वैकेंट हैं। तो ये सब दर्शा रहा है कि आखिर क्यों हमारे देश में जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो इतनी ज्यादा है। तो जजेस की कमी एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर एक डेटा मैं आपको दे रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। मैंने क्या कहा कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में देखें तो प्रति 10 लाख आबादी पर, प्रति 10 लाख आबादी पर कितने जज हैं, 18। लेकिन चूंकि वैकेंसी है इसीलिए ये कितना हो जाता है, प्रति 10 लाख आबादी पर 15 के करीब आ जाता है, शायद 15 ही है, एक बार देख लेता हूँ। 15 जज है, ठीक है ना, ये चीजें। और अगर हम ओवरऑल देखें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, और अगर मान के चलें कि सभी सीट क्या है, फुल हैं, सारे जजेस क्या हैं, कहीं भी कोई वैकेंसी नहीं है, तो भी अगर हम देखें तो इंडिया में प्रति 10 लाख पॉपुलेशन पर सिर्फ कितने जज हैं, 19 जज हैं। कितने जज हैं, सिर्फ 19 जज। और जजेस की संख्या को बढ़ाने की हमें क्या है, आवश्यकता। और क्यों है, देखिए प्रति 10 लाख पॉपुलेशन पर कितना, 19 जज, अगर हम ओवरऑल सिस्टम की बात करें। जबकि आप देखोगे लॉ कमीशन ने जो विधि आयोग है उसने 1987 में ये रिकमेंड किया था कि भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर कितने जज होने चाहिए, 50 जज होने ही चाहिए। और ये 1987 का क्या है, रिकमेंडेशन है। आज चल रहा है 2025, आज तक हमने इस पर कोई काम नहीं किया। और अभी भी जो प्रति 10 लाख आबादी पर ओवरऑल जजेस की संख्या जो है वो 19 है। और 19 तब होगी जब सारे जजेस के पोस्ट क्या होंगे, फुलफिल होंगे, कोई भी वैकेंसी नहीं होगी, तब तब जाकर के प्रति 10 लाख आबादी पर कितने जज होंगे, 19 जज होंगे। जबकि लॉ कमीशन ने 1987 में ही रिकमेंड किया था सरकार को कि जजेस की संख्या को बढ़ाइए, कम से कम प्रति 10 लाख आबादी पर 50 जज तो होने चाहिए, क्योंकि जज ही नहीं रहेंगे तो केसेस को सुनेगा कौन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। तो जजेस की संख्या की कमी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण जो है पेंडेंसी ऑफ केसेस जो है काफी ज्यादा है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसलिए मैं डिटेल में इसको आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये चीजें। अब होना क्या चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या है, क्या हम करें जिससे कि हमारे देश में जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं उसमें क्या आ जाए, कमी आ जाए। तो यहाँ पर आप सभी को पता है, अगर आपको चुनौती पता है तो वे फॉरवर्ड आपको पता है।
तो जो मैंने कमियां बताई थी उसी का आपको क्या लिखना है, समाधान। लेकिन एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात कही गई है वो ये है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सोल्यूशन की, यानी कि हम बात कर रहे हैं एडीआर। एडीआर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वैकल्पिक वैकल्पिक विवाद समाधान। वैकल्पिक विवाद समाधान क्या बोलते हैं, एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमारे देश में जो है आप देखोगे लोक अदालत लगाई चलाई जाती हैं। लोक अदालत या फिर हम लोग मेडिएशन यानी कि जो मध्यस्थता है उसके माध्यम से क्या करते हैं, विवादों का निपटारा करते हैं, है ना। आर्बिट्रेशन और लोक अदालत, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडीआर। मतलब आप कोर्ट में केस चलाने से पहले क्या कीजिए, बहुत सारे छोटे छोटे मामले होते हैं, अगर आप दोनों लोगों को सामने ले आते हैं, उनके बीच में मध्यस्थता करते हैं, तो हो सकता है कि कोर्ट में केस चलने से पहले ही क्या हो जाए, सारे केसेस, वो जो केसेस दोनों जो लोग हैं जो केस करने वाले हैं उनका क्या हो जाए, समाधान निकल जाए। तो अगर हम मध्यस्थता करते हैं, अगर हम आर्बिट्रेशन करते हैं, अगर हम लोक अदालत चलाते हैं, तो क्या होगा कि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है उसमें क्या आएगी, भारी कमी आएगी। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो 10-10 साल 15-15 साल तक क्या लड़े, एक छोटे से विवाद पर केस लड़े। तो अगर हम मध्यस्थता को बढ़ावा दें, आर्बिट्रेशन को बढ़ावा दें, अगर हम लोक अदालत समय समय पर क्या करें, चलाएं, तो देखने को मिलेगा कि बहुत लाखों की संख्या में केसेस जो है एक एक दिन में क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। और ये मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, डेटा यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि जैसे नेशनल लोक अदालत हम लोग चलाते हैं, ठीक है ना, तो आप देखोगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हाई कोर्ट में या फिर तालुक में एक साथ लोक अदालत चलाई जाती है। मतलब लोक अदालत में लोग क्या करते हैं, अपने जो विवाद हैं उसका समाधान मिल बैठ करके निकाल लेते हैं। और डेटा क्या कहता है कि 2021 से लेकर के मार्च 2025 तक आप देखोगे 27.5 करोड़ केसेस को लोक अदालत में क्या किया गया, सॉल्व किया गया। छोटा मोटा डेटा नहीं है, कितना है, 27.5 करोड़ केसेस को हमने क्या किया है, लोक अदालत के थ्रू हमने मीडिएशन के माध्यम से क्या किया, यहां पर सॉल्व किया। और इस 27.5 करोड़ केसेस में से आप देखोगे 22.21 करोड़ केसेस ऐसे थे जो प्री लिटिगेशन, मतलब कि अभी कोर्ट में केस शुरू नहीं हुआ है, वो केसेस को हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। और 5.34 करोड़ ऐसे केसेस थे जो कोर्ट में क्या थे, ऑलरेडी पेंडिंग, यानी कि उस पर सुनवाई चल रही थी। तो ये डेटा साफ साफ बताता है कि हमें जजेस की कमी को तो दूर करना ही है, हमें जजेस की संख्या को बढ़ानी होगी, कोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ की संख्या को तो बढ़ाना ही होगा। लेकिन एक बहुत ही बड़ा रास्ता यहाँ पर यह है कि हम लोग मीडिएशन, आर्बिट्रेशन और लोक अदालत जैसी चीजों को क्या करें, बढ़ावा दें, जिससे कि क्या होगा, है ना, कि बहुत सारे ऐसे केसेस जो छोटे छोटे केसेस होते हैं उसका निपटारा हम आसानी से कम समय में बिना खर्च के कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे जो कोर्ट है उसमें जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी संख्या भी क्या हो जाएगी, भारी मात्रा में कम हो जाएगी। और ये डेटा यहाँ पर दिखाया गया, जो मैंने आपको डेटा दिया कि इस 21 से 25 के बीच में आप देखोगे जो 22.2 करोड़ जो प्री लिटिगेशन केसेस हैं उनको सॉल्व किया गया, और जो पेंडिंग केसेस हैं उनको क्या किया, 5.3 करोड़ केसेस को हमने क्या किया, सॉल्व किया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड है, समाधान है, जिसकी आप यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और डिटेल में मैंने आपको डिस्कशन किया है। मेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यानपूर्वक इसके पीडीएफ को आप लोग क्या कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा तो जरूर अपना कमेंट करेंगे, जरूर वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरों को शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।